Hey guys, I'm Manshri Mehra and I welcome you all to the official platform of Law Prep Tutorial. So आज हम एक important केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, that is गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जहां 11 जजेस बेंच बैठी थी और रिजल्ट आया था 6:5 मेजॉरिटी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस केस को। सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं ये केस आया कहां से। गोलकनाथ फैमिली पंजाब में रहने वाली फैमिली थी, जिनके पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी। उसी दौरान पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953, जहां कहा कि किसी भी पर्सन के पास, किसी भी इंसान के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, और अगर 30 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी तो उनसे गवर्नमेंट वो जमीन छीन लेगी और गरीबों में बांट देगी। और इसी चीज को अगर देखा जाए तो गोलकनाथ फैमिली के पास 500 एकड़ लगभग जमीन थी, तो इसमें से 80% जमीन उन्हें गवर्नमेंट को देनी पड़ती। यही चीज उन्होंने अपोज किया और कहा कि जमीन रखना हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसी दौरान दो केस थे, शंकरी प्रसाद 1951 में और सज्जन सिंह 1965 में। दोनों में ही ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पूरा हक है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके अंडर आर्टिकल 368। लेकिन सज्जन सिंह 1965 में दो जजेस, जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस माधुलकर ने ये सवाल उठाया, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर सही में अनलिमिटेड है। इस सवाल का तब जवाब नहीं मिला और यही सवाल को ढूंढते ढूंढते हमारा गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ केस का कोर सवाल यही था, क्या फंडामेंटल राइट्स, आई मीन क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 यूज करके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है या कम कर सकती है। इसके दो साइड्स थे, इस डिबेट के दो साइड्स थे। एक साइड ये था कि पार्लियामेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्टिकल 368 उन्हें पूरा हक देती है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्लियामेंट लोगों की आवाज है और सोशल रिफॉर्म्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। दूसरी तरफ पिटिशनर की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आया कि फंडामेंटल राइट्स बहुत प्योर है, फंडामेंटल राइट सेक्रेड है और उसे मेजॉरिटी वोट से नहीं छीना जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से बड़ा है, सुप्रीम है, और कोई भी अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यही सब सुनकर कोर्ट ने जजमेंट पास किया और जजमेंट डिसीजन आया 6:5 मेजॉरिटी में, मींस 6 मेजॉरिटी में थे और 5 माइनॉरिटी में थे। मेजॉरिटी ने कहा नो, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट फंडामेंटल की राइट्स को छीन नहीं सकती, ना ही अमेंड कर सकती है। इसके 4 रीजंस दिए, 4 मेन रीजन दिए। सबसे पहला था आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है वो वॉइड डिक्लेयर होगा, और ऐसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक लॉ है, तो वो भी वॉइड डिक्लेयर होंगे। सेकेंड, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर सिंपल में समझे तो समझिए कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, पास्ट अमेंडमेंट्स वैलिड रहेगी और फ्यूचर अमेंडमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। थर्ड, आर्टिकल 368 के बारे में भी बात हुई। आर्टिकल 368 बताता है कि फंडामेंटल राइट्स कैसे अमेंड करे। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 एक सब्सटेंटिव पावर नहीं देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर दो। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो खत्म हो गई। पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ऐसा कोई हक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो जगह ले सके। अब वो बात करते हैं, ये 4 मेन रीजन दिए थे कि जजमेंट में। ओके, अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझते हैं। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोर्ट ने कहा अब से लेफ्ट साइड ड्राइव करना गलत होगा।
आप लेफ्ट साइड ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने पहले से पहले कभी लेफ्ट साइड ड्राइव किया है, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं होगी। बस आगे से आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट की जगह राइट साइड आपको ड्राइव करना है। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो ये चीज। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यही है कि रूल्स आगे से लगेंगे, रूल्स फ्यूचर से लगेंगे, पास्ट से नहीं। पास्ट का कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो यही प्रोस्पेक्टिव इस केस में अगर देखा जाए तो प्रोस्पेक्टिव रूलिंग ओवर रूलिंग यही समझा रहा है कि 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट, 1955 का फोर्थ अमेंडमेंट, 1964 का 17th अमेंडमेंट, ये सब वैलिड रहेंगे। और 1967 के बाद से, गोलकनाथ जजमेंट के बाद से फंडामेंटल राइट्स में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो वॉइड हो जाएंगे, वो डिक्लेयर वॉइड हो जाएंगे। तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग हमें ये समझाता है कि पास्ट अमेंडमेंट्स तो वैलिड रहेंगे, लेकिन फ्यूचर के अमेंडमेंट्स वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब पार्लियामेंट ने जजमेंट सुना, पार्लियामेंट में जजमेंट सुना और रिएक्ट किया, और बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया। उन्होंने अमेंडमेंट बनाया। 1971 में एक अमेंडमेंट पास हुआ, 24th अमेंडमेंट, जहां आर्टिकल 13 में ही एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया कि कोई भी अमेंडमेंट लॉ नहीं होता तो आर्टिकल 13 हमें तो आर्टिकल 13 किसी भी तरह से रोकती नहीं है। और प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी बना दिया कि उन्हें अमेंडमेंट बिल पे साइन, असेंट, अपनी खुद की असेंट करनी होगी, दैट इज कंपलसरी। 1971 में फिर एक 25th अमेंडमेंट निकाला और कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के में बनाए गए हुए लॉ फंडामेंटल राइट से ऊपर रख दिए गए। 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट में कहा गया कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है और उसे कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगी और ना ही चैलेंज करेगी। अब केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो गोलकनाथ केस के बाद आया, और गोलकनाथ के जजमेंट को ही ओवर रूल कर दिया 13 जजेस बेंच ने, और कहा पार्लियामेंट के पास पूरा हक है अंडर आर्टिकल 368 के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। और लेकिन इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन वो प्रोटेक्टेड रहेगा और वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और फ्री इलेक्शंस, ये सब प्रोटेक्टेड रहेंगे, मींस ये सब परमानेंट रहेंगे। सो केशवानंदा भारती ने गोलकनाथ केस को इस तरह से ओवर रूल किया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दे दी। अब चलिए हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमने समझा गोलकनाथ केस के बारे में। गोलकनाथ फैमिली के पास 500 एकड़ जमीन थी, जिनसे उनकी जमीन गवर्नमेंट छीन रही थी। उन्होंने यही कहा कि फंडामेंटल राइट्स में उनका अधिकार है और कोई भी उनसे छीन नहीं सकता, राइट्स वायलेट हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन उन्होंने इसी केस के दौरान क्वेश्चन उठाया गया, क्या पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की ये पावर है। डिसीजन आया 6:5 मेजोरिटी में, जहां कहा गया कि नो, 6:5 मेजोरिटी ने कहा नो, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, और कहा गया पास्ट अमेंडमेंट वैलिड रहेंगे, फ्यूचर अमेंडमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यही सारे केस को केशवानंदा भारती ने ओवर रूल कर दिया और कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस हुआ, जहां जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा शील्ड माना जाता है। सो ये था गोलकनाथ केस, जहां जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच पावर का बैलेंस ही हमेशा के लिए चेंज कर दिया गया इस केस में। सो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।